वेलकम बैक। नाज़रीन, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे हमारे समाज के लिए तो बज़ाहिर बहुत ही मामूली से अल्फाज नज़र आते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि अगर इन पर सही तरीके से अमल दरामद शुरू हो जाए तो ये एक मस्बत इनकलाब का पेश ख़ैमा साबित हो सकते हैं। ये बहुत ही क़ुव्वत वाले अल्फाज हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने उस मेन सेगमेंट की जिसमें हम शामिल करेंगे आपकी आवाज़ को, आपके सवालात को, और जानने की कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव नताइज, कुछ मस्बत नताइज। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के उसी मेन सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली इमरान मेमन है। मैं एसएनएम सिक्योरिटीज में हेड ऑफ सेल्स हूँ। मार्केट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपका क्या व्यू है मार्केट के हवाले से हमारी? अली इमरान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट कैपिटल मार्केट के ऊपर ही है, यानी प्रिसाइज है। लेकिन अच्छी बात है, मैं खुद कैपिटल मार्केट के सवालों को जवाब देने का शौकीन हूँ। लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छी लगती है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, पी मल्टीपल में चीप है, इंटरनेशनल नज़र है हमारे पर, नज़र सानी है बल्कि यूँ कहनी चाहिए। फॉरेन फंड्स की जो रीजन में आए हुए हैं उसमें वो पाकिस्तान में भी हिस्सा ले रहे हैं। डेफिनेटली जो लोग कैपिटल गेन टैक्स से मुस्तस्ना होना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, वो तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर डिविडेंड की यील्ड पॉजिटिव हो, और वो ये पॉजिटिव यील्ड लेकर जाएंगे जो बैंक से करीब नहीं लेकिन बहुत दूर भी नहीं रिटर्न देती है कैपिटल मार्केट में, और स्पेशली पाकिस्तान में। रहा शॉर्ट टर्म का, तो जो मसाइल हैं कि अर्बन एरिया में पाकिस्तान के शहरों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है। सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद तकलीफ में आएगी। एक और मसला जो हमारे यहाँ है, जो इंटरनल प्रोडक्ट्स थी सालों से हमारे पास कैपिटल, जिसका नाम CFS था, जिसको मार्जिन फाइनेंसिंग, मार्जिन ट्रेडिंग कहा गया, वो ख़त्म कर दी गई है, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर और रिटेल क्लाइंट्स मार्केट में अभी हिस्सा नहीं ले सकते। वो शॉर्ट टर्म में एक तकलीफ लेकर आया हुआ है। तो शॉर्ट में हम इतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम इसी रेफरेंस में बात करते हैं तो हमारी स्टॉक मार्केट्स में आजकल लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं बिल्कुल पुरुम्मीद नहीं नज़र आते, जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो फॉरेनर्स जो हैं वो काफ़ी बाएतमाद हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, लोकल इन्वेस्टर्स को हमने खुद अपने हाथों से परेशान कर दिया है, और उसकी मेन वजह यह है कि उनको एक तो हमने कहीं से भी लिक्विडिटी नहीं दी। दुनिया में स्मॉल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बैंक सपोर्ट करती है कि वो अगर 500 रुपये लेकर आ रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से, बैंकों की तरफ से उनको 500 रुपये और दिए जाते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। यहाँ पर हम कहते हैं कि वो 500 नहीं, पूरे 1000 रुपये लेकर आए, और वो उनके पास है नहीं। यहाँ पर हम कहते हैं कि उनके शेयर के हम मार्जिन के तौर पर शेयर नहीं रखेंगे, कैश रखेंगे, जो उनके पास नहीं है। यहाँ पर जो शेयर हम मांग रहे हैं कि वो शेयर रखेंगे, वो उनके पास नहीं है, उनके पास B कैटेगरी के शेयर हैं। तो हमने खुद उनको परेशान किया हुआ है। मैं जब कहता हूँ बिल्कुल अपने ऊपर भी ब्लेम लेता हूँ। एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हमने बड़ी कोशिश की, एज अ फ्रंट लाइन रेगुलेटर की, हमने एपेक्स रेगुलेटर्स को बड़ा कहा कि ये बड़ा मसाइल आ रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो उनको फॉरेनर्स के लिए इसके बरक्स है, उनके पास लिक्विडिटी क्रंच नहीं है। उनकी मुल्क के कंट्री की खुद रूल्स होते हैं कि वो हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको तो एक फिगर देखना है कि भाई 7 के P मल्टीपल पर दुनिया में कहाँ मिल रहा है, वो इंटरनेट पर डालते हैं। जैसे आपका ये प्रोग्राम इंटरनेट के बेस टीवी है माशाल्लाह से, तो इंटरनेट पर डालते हैं, वहाँ जहाँ जवाब आता है वहाँ वो मार्केटों में चले जाते हैं। तो उनके लिए पहले ही गवर्नमेंट से पैसे लेने या कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास फुल पेमेंट पड़ी होती है, उनकी गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। तो इसलिए आपको दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक बहुत पुरुम्मीद है और एक ग्रुप बिल्कुल नाउमीद हो गया है। हमारा अगर हम अपनी इकनॉमिक्स पे, वर्ल्ड इकनॉमिक्स पे नज़र डालें तो UAE का जो माली बहरान आया, सारी दुनिया को उसने इफ़ेक्ट किया। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो रियल स्टेट है, गोल्ड है और जो हमारी स्टॉक मार्केट है, उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि जो दुबई का जो फ्लैट हुआ मसाइल, उसे पाकिस्तान को अफेक्ट इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामवर है जो इन्वेस्टर्स थे, वो दुबई की मार्केटों में रियल स्टेट पे काम कर रहे थे। और पाकिस्तान शायद दुनिया का एक मुल्क होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, बड़े बड़े बैनर लगे थे, बाकायदा ऑफिसेस खुली थी, जबकि दुनिया में सिर्फ वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हो रहा था। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री के होने के बावजूद हमारी मुल्क की हुकूमत ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि ये पैसा बाहर जा रहा है, और इतनी तेज़ी से पैसा बाहर गया कि हमें जब वापसी का नज़र नहीं आया तो हमारे यहाँ 60 रुपये से डॉलर
85 और 90 रुपए तक चला गया। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की फिज़ा है ना, उसमें थोड़ा सा मसाइल ये हैं कि अभी तक उस फिज़ा को बरकरार रखने या उसमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया, कोई मराद नहीं दी गई। तो इसलिए अभी भी उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आ रहा है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मज़ीद इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो लाने के लिए और आउटपुट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। सपोर्ट की, टैक्स फ्री करें। और ये जो अभी देख रहे हैं आपके अर्बन एरिया में लिक्विडिटी क्रंच है शहरों में, तो उसको टैक्स से मुस्तस्ना करें। देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इस दफ़ा 2 साल उन्होंने अच्छा कमाया, एग्रीकल्चर ने, ज़मींदारों ने, उधर टैक्स लगाएं, उनकी तरफ कोशिश करें कि भाई वो ज़्यादा पैसे दें, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा वसूल करें, वहाँ ट्यूबवेल के ऊपर चार्जेस ज़्यादा करें, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा कमाया। जिस एरिया में जो कमाई होती है वो उधर गवर्नमेंट का इन्हिसार ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर तो वही है कि वही सैलरीड लोग जो हैं, पेशा अफराद, उन्हीं के ऊपर बोझ, इंडस्ट्रियों के ऊपर बोझ, 2-2-3 टाइम के इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का फकदान, लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन। तो वो सब ने ये जो इन्वेस्टमेंट करके, सेविंग करके जो इंडस्ट्री लगाते थे, उसमें एक किस्म का शिगाफ कर दिया। हम देखते हैं कि हमारा अगला या दूसरा सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान है। ज़फ़र साहब के लिए मेरा सवाल है, ज़फ़र साहब आपने स्टॉक एक्सचेंज को क्यों तरजीह दी? अगर आप कोई सनद लगाते तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में तो चंद मुलाजमिन आपके पास होंगे। अगर आप सनद लगाते तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता था और पाकिस्तान की मईशत को और तरक्की भी हो सकती थी। रिजवान, मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का बता दें, हमसे बड़े सनतकार दुनिया में नहीं होते, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनके पास वो क्लाइंट होते हैं जो उन मार्केटों में, उन इंडस्ट्रियों में शेयर होल्डर बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, जो इंडस्ट्रियां लगने की हैं। तो हर शेयर हिस्सेदार जो बनता है, चाहे वो 100 रुपये का बनता है, वो एक सनत को फ़रोग देता है और उसमें जॉब क्रिएट करता है। आप हमारे 25, 30, 50 लोगों को तो देख कर कहते हैं कि वो सनत नहीं है, छोटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिन क्लाइंटों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिन हज़ार लोगों को, उन्होंने अरबों रुपए की इंडस्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। कोई नई कंपनी आती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर एक कंपनी जो ग्लास बना रही है, शीशा बना रही है, उसमें जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी एक मकाम पर आकर एक फैक्ट्री खोलती है, और जब फैक्ट्री खोलती है तो उसमें वो 500 से 1000 आदमी रखती है। तो ये सनत को बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट से बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि कैपिटल मार्केट का मेन फंक्शन, मेन उसका कारोबार ये है कि छोटे सरमायाकारों को बड़े सरमायादार के साथ, सरमायाकार के साथ मिलाए और एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, एक कारखाना लगवाए। थैंक यू। अच्छा, अभी हम हालिया दिनों में देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वैट का नफाज होने वाला है। आपके ख्याल में क्या वैट जो है मईशत पे हमारे मुस्बित असरार डालेगा या फिर नेगेटिव असरार डालेगा? दोनों टैक्सेस मेरे ख्याल में बहुत ख़राब आएंगे, वैट और कैपिटल गेन टैक्स। ये वैट और कैपिटल गेन टैक्स वहाँ चलते हैं जहाँ पूरी इकॉनमी सफ़ेद हो। ऐसा नहीं होता कि 4 शहर में थोड़े थोड़े हिस्से सफ़ेद हों और बाकी पूरा काला हो या ग्रे एरिया में हो, और पैरेलल इकोनॉमी में आपकी पूरी एग्रीकल्चर का आ रहा हो। मैं आपको एक अमेजिंग फिगर दूंगा, 3700 अरब रुपये की हमारी एग्रीकल्चर की कमाई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर में इतना उन्होंने जीडीपी से कमाया, और वो टैक्स भरने सिर्फ 2 अरब रुपए। तो किस तरह चलेगा मुल्क? तो सिर्फ सीवीटी, वीएटी उस पर लगा देना जो इंडस्ट्रीज हैं, और कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगा देना जो शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, वो गलत है। अच्छा ज़फ़र साहब, आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉयर कैसा देखते हैं? टफ मैं समझता हूँ, लेकिन जब वक्त पर काम हो जाता है तो फिर हंसी मजाक भी बहुत होती है हमारे एम्प्लॉयज़ में। मेरे ख्याल में मुश्किल ये होती है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान में 2 थ्योरियाँ हैं, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के। आपको पता है कि एक्स थ्योरी के भाई वो काम ही नहीं करेगा, वाई थ्योरी के सब करेगा। तो पाकिस्तान में वाई थ्योरी कैंसिल है। जब तक किसी को कहा नहीं जाएगा तब तक वो काम नहीं होगा, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे, साथ हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक काम नहीं होगा। तो एज ए एम्प्लॉयर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा काम पूरा हो जाए। हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे क्लाइंटों की। अगर वो क्लाइंटों को हम अपनी सर्विस नहीं देंगे, हमारा स्टाफ नहीं देगा, तो वो उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं लाता है, बदनामी हमारे ग्रुप की लाता है, बदनामी हमारे खुद पर आती है। तो इसलिए ज़रा टफ होना ज़रूरी है। यानी आप पर्क्स पर बिलीव करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को वो तमाम बेनिफिट्स दिए जाएं जो कि एक एम्प्लॉय का हक होता है और एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन होती है?
बिल्कुल बिलीव करता हूँ, मैं बोनसेस पर बिलीव करता हूँ। मैं ये बिल्कुल सैडिस्टिक नहीं हूँ कि भाई लोगों को काम के बाद रोका जाए, क्योंकि वो काम ख़त्म हो जाए तो फिर उनको रोकने की कोई वजह नहीं है। आपने अपनी सैलरी दे दी है और उसमें अगर काम वो 6 बजे ख़त्म कर लेते तो फिर 8 बजे तक बिठाना बेकार है। उनका भी टाइम जाए और हमारा भी। फिर मैं इस पर भी बिलीव करता हूँ कि अगर वो ग्रो करते हैं आपके एम्प्लॉयज़ तो हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर वो ताकतवर होते हैं तो हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर उनकी गुडविल बनती है, उनको लोग पहचानते हैं तो हमको ज़्यादा पहचानते हैं। तो मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ और काफ़ी आपके डिपार्टमेंट वाले लोग जानते होंगे कि सख्ती में बहुत सख्त हूँ, लेकिन इन चीज़ों में मैं बड़ा बिलीव करता हूँ। दिस मीन्स कि एज एन इकोनॉमिस्ट आप मोटिवेशनल थ्योरी पे बहुत साउंड बिलीव करते हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए कि मोटिवेशन, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जब कोई डीलर बनता है, कोई हमारे पास एज अ ब्रोकर आता है, कोई एजेंट बनता है, तो हमारे लिए वो पहले कमा कर लाता है, हमें वो बेनिफिट ज़्यादा देता है, इसके बाद वो लेकर जाता है। तो मैं उनको इसलिए मोटिवेट करता हूँ कि कई लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो आकर एक ग्रुप बनकर एक काम चलता है। वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। हमारा जो स्टाफ है, लड़के हैं, डीलर हैं, वो ये रात के 12 बजे तक क्लाइंटों को सर्विस दे रहे होते हैं। हमें ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छे लड़के होते हैं, तो हमें ये होता है कि गारंटी होती है कि ये लोग किसी को गलत मशवरा भी नहीं देंगे और उनके पैसे कहीं उच्चके की तरह नहीं ले जाएंगे, जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है और उसमें अब हमारी आवाम ने क्या पूछा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है। मेरा ये सवाल है ज़फ़र मोदी साहब आपसे, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? आपका क्या ख्याल है? बड़ा आसान है और बड़ा सिंपल इसका जवाब है, सख्त जवाब है, पॉपुलेशन पर कंट्रोल। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन में है। 3.2 की पॉपुलेशन की ग्रोथ है। कोई मुल्क भी 3.2 और कम रिसोर्सेज के साथ नहीं चल सकता। एक कंपैरेटिव एडवांटेज आया था कि बांग्लादेश भी, अगर हम ईस्ट पाकिस्तान में हुकूमत दे दी जाती पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में वापस वो आ जाती थोड़े साल बाद, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बूम था और ईस्ट पाकिस्तान में फिर पॉपुलेशन कम होती तो हमारे पास आ जाती। वो मसला इतना बड़ा नहीं होता कि बांग्लादेश बनता है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग होता है। मैंने इसके जवाब में लिखा था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ रहता तो उसकी भी पॉपुलेशन इसी स्पीड से बढ़ती जितनी वेस्ट पाकिस्तान से बढ़ती, तो फिर हमारे पास ये हुकूमत कभी वापस वेस्ट पाकिस्तान नहीं आती। तो ये आइडिया कि इस तरह बांग्लादेश नहीं बनता है, गलत है। पाकिस्तान से वो अलग हुए तो 2.2 के पॉपुलेशन पर आए और हम अभी भी 3.2 पर हैं। तो खुदा के लिए मैं तो हमेशा हर जगह हमारी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ वालों को, चाइल्ड सपोर्ट वालों को, जो भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल के डिपार्टमेंट है, उनको हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि खुदा के लिए कम से कम अपने तो 5-5 उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर उनके ही हैं तो किसी और को क्या रोकेंगे? और इतने बच्चों, इतनी फैमिलियाँ बढ़ने के बाद किस तरह ये छोटा सा मुल्क इतने लोगों को खाने और पीने के लिए पानी दे सकेगा? बिल्कुल छोटा आंसर है, कोई इसका जवाब नहीं देगा इसके अलावा। अच्छा ज़फ़र साहब, आप इन तमाम मसाइल के हल के लिए तालीम को किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान दुनिया का एक मुल्क है जहाँ कंपैरेटिवली फ़ीमेल तालीम को ख़त्म किया जा रहा है, हर जगह बम से उड़ाया जा रहा है। मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कहीं बड़े शहरों में भी कहीं औरतों की तालीम को बंद ना कर दिया जाए। तो औरतों की तालीम को प्रमोट करें। एक आजकल बुक आई है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैनल पर भी, स्टोन्स इनटू स्कूल। उसमें उस शख्स ने, जो एक माउंटेनियर था, मिस हो गया उसके पास हिमालयाज़ में, तो वो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आ गया। उसने हालात देखकर अमेरिकन ने यहाँ स्कूल बनाया। अभी वो 200-300 स्कूल चला रहा है। नई बुक में उसने कहा कि 10 दिन तक कुछ हॉर्स राइडर ट्रैवल करते रहे अफ़गानिस्तान से, और इसके पास आकर सिर्फ ये कहा कि हमारे उस एरिया में, उस रिमोट एरिया में जहाँ पर घोड़े की टाप के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, वहाँ पर स्कूल खोलें और औरतों का स्कूल खोलें। तो एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं रहेगा। और ये मुल्क में मेन मसला ही एजुकेशन ना होना है, और ये जो पॉपुलेशन का बूम है ये भी एजुकेशन का ना होना। अच्छा, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, और रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि बजाते खुद एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत किस्म का नारा है, एज एन इकनॉमिस्ट आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान अवेलेबल ना हो और तालीम अवेलेबल हो, तो क्या आपके ख्याल में तालीम की अहमियत उतनी ही बाकी रहती है या फिर जो है कि वो कम कर देती है इस चीज़ को? देखिए, वो काउंटर आ सकता है। आप एजुकेशन बेसिक देंगे तो वही रोटी खुद कमा लेगा, वही कपड़ा अपना बना लेगा, वही उसने ईंटों को खर्च करके, पैसे खर्च करके
आपका चीज़ें कर देगा। हम दुनिया का एक मुल्क है जो कॉटन खुद अपनी बेच देता है बाहर, क्योंकि हमारे पास ना फैक्ट्रियाँ हैं ना लोग हैं जो इसको एक शर्ट बना सकें। 10 लाख औरतें सिर्फ ढाका में 1997 में टेक्सटाइल में काम करती थी, गारमेंट्स में। 1997 13 साल पहले। आप सोचें कि उनकी कुछ ना कुछ एजुकेशन तो होगी ना कि वो सिलाई मशीन को काम कर सकें, या वो इलेक्ट्रॉनिक काम कर सकें, या वो डिज़ाइन बना सकें। अगर वही नहीं है तो आप वैल्यू ऐड तो नहीं करोगे, तो ज़ाहिर है आप कॉटन ही बेच दोगे। तो ज़ाहिर है आपने एक चीज़ 100 रुपये की बेच दी और एक शर्ट आप 1000 रुपये का बेच सकते हैं, और आपने 100 रुपये का बेच दिया तो 900 का आपका नुकसान हुआ। और ये 900 का नुकसान है बगैर एजुकेशन के। आज आपकी एजुकेशन बेसिक आ जाए, आपके पास स्किल हो, आपके रोटी कपड़ा और मकान के भी मसाइल हल होंगे। ज़फ़र साहब, आपके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि नाज़रीन अभी आपके सवालात का सिलसिला, आपकी आवाज़ के, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ये सब भी हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।